हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इन चैप्टर ग्रेविटेशनल इज ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होता है बेटा, पहले इस चीज को अच्छे से समझिए कि इट इज डिफाइंड एज द अर्थ अट्रैक्टिव पुल ऑन ए बॉडी विच लाई ऑन इट्स सरफेस और नियर बाई इट्स सरफेस। मतलब क्या बेटा कि ग्रेविटेशनल क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास बॉडी, और इसी प्रकार से ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही बेटा, लेकिन इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए डिफाइन किया गया है, और प्लेनेट कौन सा है, अर्थ। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द अर्थ अट्रैक्टिव पुल। मतलब ये बेटा कि अर्थ किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, जैसे इस पेन को अगर आप ड्रॉप करोगे तो ये अर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, फॉल करेगा, गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज डिफाइंड एज अर्थ अट्रैक्टिव पुल, यानी कि ग्रेविटी क्या है, अर्थ का अट्रैक्टिव पुल है ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो इसके सरफेस पे रखी हुई है या इसके सरफेस के आसपास है। ठीक है, उस हर बॉडी को अर्थ क्या करेगी, अपने चारों तरफ से क्या करेगी, यानी कि अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी बेटा। ठीक है, ओके, क्या करेगी, अपने सरफेस की तरफ, अपने सेंटर की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इसी फोर्स को क्या बोला गया है, ग्रेविटी बोला गया है। क्या बोला गया है, ग्रेविटी। तो यानी कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी क्या है, इट इज द फोर्स, ग्रेविटी क्या है, अर्थ अट्रैक्टिव पुल है, अर्थ का जो खिंचाव है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उसके सरफेस पे लाई कर रहा है या फिर नियर अबाउट सरफेस है, उसको क्या बोलेंगे, उस फोर्स को ग्रेविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। ठीक है, लेट अस कंसीडर कर लिया बेटा मैंने कि ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के सरफेस के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास स्मॉल m है। क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ है, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M है। और अगर बात करें बेटा हम कि अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही तो होगा, यानी कि r हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक अर्थ हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ प्लेनेट यानी कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी यानी कि स्मॉल m, डिवाइड में r स्क्वायर यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस। तो इनके सेंटरों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल R है। बेटा ग्रेविटेशनल एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ये दो ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर लगने वाला फोर्स है बेटा। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस लिया जाता है वो सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, न कि इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस, ये कभी नहीं लिया जाता। ठीक है, कौन सा लिया जाता है, सेंटर टू सेंटर। अगर हम बीच में सरफेस में लेते तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होता, यानी कि कोई सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ के और उस सरफेस के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, अगर उसके ऊपर ही रखा है तो डिस्टेंस क्या ले यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल एक सेंट्रल फोर्स है और इनके बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस लिया जाता है वो सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमने फोर्स निकाल लिया F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास एक तो फोर्स की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो अपने वेट के बराबर का फोर्स लगाता है किसी के ऊपर। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि हमने अर्थ के सरफेस पे कितना फोर्स लगा रखा है, तो वो हमारा जो वेट है ना, ठीक है, वेट के बराबर का ही फोर्स लगाते हैं हम। किसके बराबर लगाते हैं, अपने वेट के बराबर का फोर्स होता है। ठीक है, ओके, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने वेट के बराबर का फोर्स लगाता है। बेटा कैपिटल G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ओके, ये कांस्टेंट होता है बेटा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है और कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कोई भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स कितना होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपने वेट के बराबर होता है। और वेट मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में जब हमने किया था न्यूटन का सेकंड लॉ, तो मैंने कहा था mg क्या होता है, वेट होता है। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो यानी कि इस चीज को मैं एक बार दोबारा से आपको फ्रेश पेज के ऊपर दोबारा समझाता हूँ। ये देखिए बेटा कि लेट अस कंसीडर किया हमने कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ओके, और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास स्मॉल m है। कैपिटल R क्या है, सेंटर टू सेंटर
डिस्टेंस है, कैपिटल आर क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ओके। और ये स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। ओके बेटा, मैंने एक सेकंड में आपका कमेंट बाद में देख के उसका जवाब देता हूँ, ठीक है, तब तक आप एक बार देखिए बेटा। अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या किया है, एक सेकंड बेटा। सर जो थिंग्स जितनी हल्की होगी वो उतना ही ऊपर जाएगी, ठीक है बेटा, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे इस टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज जो लाइट होगी, सही बात है, वो हवा में ऊपर जाएगी, ग्रेविटी उस पर कम लगेगी, जो हैवी चीज होगी उस पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि हैवी में मास क्या होता है, ज्यादा होता है, और लाइटर में मास कम होता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है। आर क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला बेटा। सेकंड क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इतना लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा। दोनों न्यूटन के ही लॉ हैं, तो गलत तो कोई भी नहीं हो सकता। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि यानी कि कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लेंगे, एम जी, यानी कि दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगा, बराबर। राइट को मैंने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या बची, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से, ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट आ गया हमारे पास। एक तो रिलेशन आया है, क्या आया है, रिलेशन, किसके बीच का रिलेशन आया है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। तो कैपिटल जी क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जबकि स्मॉल जी है ना, ये क्या है, ये ग्रेविटी है, क्या है, ग्रेविटी, ठीक है, क्या है ये, ग्रेविटी, ठीक है, ओके। अब इस ग्रेविटी को क्या बोल देते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ओके। इस एक्सेलरेशन के कारण, इस ग्रेविटी के कारण क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, जिसको क्या बोल देते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का फार्मूला याद रखना ऑलवेज, कि ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब इन चीजों को ध्यान से समझना बेटा, ये जो है ना, ये किसी भी प्लेनेट के लिए और यूनिवर्स में कहीं पे भी कभी नहीं बदलेगा। कैपिटल जी इसकी अपनी फिक्स वैल्यू रहेगी 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो ये क्या है, ये होता है हमारा मास ऑफ प्लेनेट। क्या होता है, मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है। जैसे कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ मान रखा हमने, इसी प्रकार दूसरे और जो प्लेनेट है उनके लिए क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ग्रेविटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेनेट के मास और उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि प्लेनेट का मास जितना ज्यादा होगा उस प्लेनेट की ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा होगी, और जिस प्लेनेट की रेडियस जितनी ज्यादा होगी उस प्लेनेट की ग्रेविटी उतनी ही कम होगी, ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी जो होती है ये केवल प्लेनेट पे डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
पे डिपेंड नहीं करती। केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है ग्रेविटी? मास ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्लेनेट की अपनी क्या होती है? ग्रेविटी अलग अलग होती है। यही कारण है बेटा, अगर हम मास कहाँ चले जाएं? मून पे चले जाएं, ठीक है, कहाँ चले जाएं? मून पे, ठीक है, ओके। तो अगर हम मून पे चले जाते हैं तो जो हमारा वेट है ना बेटा, वेट, ठीक है, वेट वो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। जबकि जो मास है ना, मास, वो किसी भी क्वांटिटी का क्या होता है? चेंज नहीं होता। तो ये डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, ठीक है, ओके। तो मून पे जाने से अगर कोई पूछे कि हमारा वेट चेंज होगा या मास चेंज होगा, तो याद रखना बेटा, वेट हमेशा चेंज होता है जबकि मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, मास जैसा है वैसा ही रहेगा। और केवल मून पे नहीं, आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ स्पेस में, आपका मास हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट आपका क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है, वेट हमेशा क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए बेटा कि मून पे अगर हम चले जाते हैं तो मून का जो मास होता है ना, एज कंपेरेबल टू अर्थ बहुत कम होता है बेटा। इसीलिए मून की जो ग्रेविटी है वो भी बिल्कुल कम होनी चाहिए। तो बिल्कुल, तो अगर रिलेशन में लिखूं बेटा, तो ग्रेविटी एट मून, ठीक है, मून की जो ग्रेविटी है वो क्या होती है? 1/6 होती है बेटा। क्या? ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ का ग्रेविटी ऑफ मून 1/6 होती है। मतलब क्या हुआ? अब आपसे कोई ये पूछे कि किसी पर्सन का वेट एट अर्थ, ठीक है, एट अर्थ, अर्थ के ऊपर किसी पर्सन का वेट 60 न्यूटन है। कितना है? 60 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस पर्सन एट मून? आपसे ये पूछा जाए बेटा कि किसी पर्सन का वेट, ठीक है, कितना दे रखा है? 60 न्यूटन दे रखा है एट अर्थ। तो वेट का फार्मूला मैं बार बार बताया आपको कि वेट का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये वेट होता है। तो वेट क्या हो गया? F इज इक्वल टू mg। वेट दे कितना रखा है बेटा? दे रखा है वेट हमें 60, ठीक है, ओके। कितना दे रखा है बेटा? किस चीज को एक्सप्लेन करना है अगेन? किसे अगेन एक्सप्लेन करना बेटा? ओके, ये देखिए कि अगर फोर्स हमारा क्या है बेटा? 60 न्यूटन है, ठीक है। तो यहां से अगर जी की वैल्यू हम यहां से निकाल लें कि सभी वैल्यू को पुट कर दें, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ सभी को पुट कर दें, तो जी की वैल्यू याद रखना बेटा, न्यूमेरिकली हमेशा इक्वल होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होती है जी की। लेकिन न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए किसी किसी क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है? मॉडिफाई कर दिया जाता है बेटा, ओके, जी एंड आर स्क्वेयर, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे बेटा, ठीक है। तो यानी कि जी की जो वैल्यू होती है बेटा, अर्थ का जब मास पुट करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट की जाती है और रेडियस की वैल्यू पुट की जाती है, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। लेकिन न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए किसी किसी क्वेश्चन में इसको क्या ले लिया जाता है? 10 ले लिया जाता है। तो यानी कि आप उस चीज को भी ध्यान में रखोगे कि अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जी की वैल्यू आपने 10 लेनी है तो आपने 10 ही लेनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि आपने 10 लेनी है या फिर क्या लेना है, तो आपने 9.8 ही लेना है। बेटा इस ग्रेविटी की खास बात क्या है कि एक भारी भरकम चीज के ऊपर भी उतना ही लगता है और एक छोटे से फ्रेगमेंट के ऊपर भी उतना ही लगता है। हमारे ऊपर भी ग्रेविटी उतनी लग रही है और एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर, बड़ी चट्टान, बड़ी माउंटेन, ठीक है, ओशियन के ऊपर, बड़े ट्री के ऊपर, बड़ी बिल्डिंग के ऊपर सेम लग रही है बेटा। सभी पे ग्रेविटी का कोई भेदभाव नहीं है। और कितना लगा हुआ है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंट मास की ऑब्जेक्ट को अगर आप सेम हाइट से बेटा गिरा दो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैप है और एक पेन है, दोनों को सेम हाइट से गिराओगे तो दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे बेटा, ठीक है, सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर
कोई बच्चा ये दावा करे कि सर ये नहीं होता, ठीक है, हमने एक पेपर लिया और एक बड़ा सा स्टोन लिया, दोनों को क्या किया, सेम हाइट से गिराया, लेकिन हमने देखा स्टोन पहले गिर गया जबकि पेपर बाद में गिरता है। बेटा ये एक्सपेरिमेंट आपने वैक्यूम में करना पड़ेगा। अगर आप वैक्यूम में करोगे इसी एक्सपेरिमेंट को तो पेपर और स्टोन दोनों क्या गिरेंगे, सेम टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी जगह पे जहां पे एयर ना हो। ठीक है, आपको वहां पे ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब आप देखोगे पेपर और स्टोन दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे, एक ही मतलब इतने ही टाइम, सेम टाइम लेंगे दोनों के दोनों, तो यानी कि एक सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, फॉल करेंगे। कारण क्या हुआ कि अगर आप एयर में ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो एयर प्रेशर पेपर पे ज्यादा लगेगा, जिससे पेपर आपको दिखेगा कि पेपर लेट गिर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वैक्यूम में करोगे तो ग्रेविटी आपको पता चलेगा कि हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, सेम लगता है, और इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता। ग्रेविटी कौन बनाता है, प्लेनेट। ठीक है, कि मास और प्लेनेट की रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो यहां से अगर जी की वैल्यू में पुट कर दी जाए तो जी की वैल्यू अगर 10 पुट कर दी जाए यहां से, तो मास की वैल्यू 6 किलोग्राम आ जाएगी हमारे पास। मास क्या आ जाएगा, 6 किलोग्राम। ठीक है, ओके, मास क्या आ जाएगा, 6 किलोग्राम। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेटा कि अगर आपका वेट कितना है अर्थ के ऊपर, 60 न्यूटन है, तो आपका वेट मून के ऊपर कितना होगा। ठीक है, मून के ऊपर वेट, तो यानी कि वेट एट मून, मून के ऊपर वेट क्या होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, वो मास एट मून इनटू में जी। ठीक है, तो मैंने बताया कि अभी अभी हमने किया कि मास कितना है हमारा, 60 है। क्या है, 60। ठीक है, ओके। उसके बाद जी की वैल्यू, तो मून पे ग्रेविटी क्या होती है बेटा, मून पे ग्रेविटी 1/6 होती है किसका, ग्रेविटी एट अर्थ, ये रिलेशन लिखा हुआ है। तो अर्थ पे ग्रेविटी कितना लिया है, 10 लिया है, और 10 का क्या कर दो, 1/6, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि मून के ऊपर जो वेट आएगा आपका वो 10 न्यूटन आएगा, जबकि अर्थ के ऊपर आपका वेट कितना था, 60 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट में जो वेरिएशंस आते हैं अलग अलग प्लेनेट पे, ठीक है, अलग अलग ग्रेविटी के कारण, वो आप निकाल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि उस प्लेनेट की ग्रेविटी क्या है। ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में फिर आप क्या कर सकते हो, अर्थ और उस प्लेनेट का वेट में क्या कर सकते हो, रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, किसी बच्चे ने पूछा था कि 60 का 6 कैसे, बेटा 60 का 6 मास निकाला बेटा, 60 न्यूटन क्या था, फोर्स, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू mg। तो यानी कि फोर्स देखो, न्यूटन यूनिट लिखी है, न्यूटन फोर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 60 लिखा, यहाँ पे मैंने m लिख लिया। ठीक है, ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू में ग्रेविटी मान लो 10 है, तो यानी कि ये 10 नीचे आ जाएगा यहाँ पे 60 के, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मास की वैल्यू कितनी आ गई, 6 किलोग्राम आ गई। ठीक है, उसके बाद फोर्स एट मून निकालेंगे, तो मैंने कहा मास तो कभी बदलता है नहीं किसी ऑब्जेक्ट का, तो मास तो वही ले लेंगे 6। और मैंने कहा ग्रेविटी एट मून क्या होती है, 1/6 होती है ग्रेविटी एट अर्थ, तो अर्थ की ग्रेविटी कितनी ली थी, 10, उसका 1/6 कर दो, यानी कि 10/6। 6 से क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल, तो यानी कि फोर्स एट मून यानी कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, यानी कि इसी चीज को क्या बोला गया है, वेट। तो जिस पर्सन का वेट अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन है, उसका वेट, फोर्स 60 है और वेट 6 है। नहीं बेटा, ठीक है, वेट और फोर्स एक ही चीज होती है बेटा, वेट और फोर्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फोर्स और वेट तो एक ही बात है। और 6 किलोग्राम, किलोग्राम यूनिट किसकी होती थी, देखो मास की। ठीक है, ओके, तो यानी कि 6 मास है आपका, 6 क्या है, मास है, और 60 न्यूटन ये फोर्स है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस। अब आप बताओगे बेटा डिफरेंस अपने आप फटाफट। ठीक है, कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। एक साइड में क्या लिख लेता हूं, मास, और दूसरी साइड क्या लिख लेते हैं, वेट। ठीक है, तो मास सबसे पहला जो डिफरेंस है ये होता है कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी कि मास कैसी क्वांटिटी होती है,
स्केलर। बेटा मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेट क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। ठीक है, वेट क्या होता है, फोर्स। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, 1 सेकंड के बाद मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तब तक एक बार देखिए। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। मास की जो यूनिट होती है ना बेटा, ये क्या होती है, यूनिट। यूनिट होती है मास की किलोग्राम, जबकि वेट की जो यूनिट होती है ना बेटा, यूनिट। ठीक है, ओके, यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, न्यूटन होती है बेटा। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, ओके। उसके बाद जो मास होता है ना बेटा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस होता है। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस। ठीक है, यानी कि जगह के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा, कि मून पे कुछ और हो जाए, मार्स पे कुछ और हो जाए, जुपिटर पे कुछ और, अर्थ के कुछ और, नहीं। इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड ही नहीं करता प्लेस के ऊपर, यानी कि हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जबकि वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इट इज डिपेंड ऑन ग्रेविटी, इट इज डिपेंड ऑन ग्रेविटी। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। जिस प्लेनेट की ग्रेविटी जितनी ज्यादा, उस पे क्या हो जाएगा, उस प्लेनेट का मतलब उसके ऊपर वेट उतना ही ज्यादा। ठीक है, ओके, जहाँ की ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर वेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी किसी क्वांटिटी का जीरो नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। ओके, जबकि वेट क्या हो सकता है बेटा, इट कैन बी जीरो, इट मे बी जीरो, मे बी जीरो। ओके, ये जीरो हो सकता है बेटा। अगर पूछे कोई वेट कहाँ जीरो होता है, तो आपका जवाब होगा सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। और भी बहुत सारे पॉइंट है बेटा जहाँ पे वेट क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन उनमें से एक क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ही हमारा जो वेट और मास में जो डिफरेंस का टॉपिक है वो क्या होता है, एंड होता है।